कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इको ऑनर सेमेस्टर 2 का एक पेपर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर पेपर है, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट पेपर भी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ये जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है ये बेसिकली आपके 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है पूरे सेमेस्टर के अंदर में। तो जो 4 यूनिट में आपको पढ़ने हैं, पहला है यूनिट नंबर 1। इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं बेसिकली लिखता हूं इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही है, साथ में नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो आपने क्लास 12 में पढ़कर आए हो। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब बच्चे को माइंड में ये आता है कि सर जो क्लास 12 में जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, आपको ग्रेजुएशन में हो तो बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है। क्लास 12 से तो कंसेप्ट आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि अब हमारे ऑथर भी चेंज हो गए हैं। तो जिस ऑथर की रीडिंग्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर में आपको पढ़ने हैं मनी। मनी के बारे में, टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, फीचर्स ऑफ मनी, ओके, एंड कुछ केस थ्योरम भी है, वो भी हम लोगों को करना है। ये जो यूनिट नंबर 1 एंड 2 है, ये अभी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में है, सिमिलरली प्रीवियस सिलेबस के भी अकॉर्डिंग में था। मतलब प्रीवियस सिलेबस में जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 था, सेम टू सेम आपके न्यू सिलेबस में भी है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अच्छा, प्रीवियस सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में इन्फ्लेशन आपको पढ़ना था, इस बार आपको इन्फ्लेशन नहीं पढ़ना। प्रीवियस सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना था आईएसएलएम फ्रेमवर्क। बेसिकली आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि क्लोज्ड इकोनॉमी इन शॉर्ट रन। वो पूरा टॉपिक का नाम था क्लोज्ड इकोनॉमी इन शॉर्ट रन। इस बार आपको क्लोज्ड इकोनॉमी इन शॉर्ट रन पढ़ना है, जिसको आपके डीयू ने बेसिकली क्या किया है कि यूनिट नंबर 3 एंड 4 इसको बांट दिया गया है। तो मैं यूनिट नंबर 3 एंड 4 को एक साथ कराऊंगा आप लोगों को। यूनिट 3 एंड 4 इसके अंदर में हमें पढ़ना है आईएसएलएम का फ्रेमवर्क। आईएसएलएम फ्रेमवर्क कहने का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कहने का मतलब इसके अंदर आपको इनकम डिटर्मिनेशन कैसे करते हो वो निकालना है, आईएस डिराइव करना है, एलएम डिराइव करना है। आईएस डिराइव मतलब गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, एलएम डिराइव मतलब मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, फिर एग्रीगेट डिमांड डिराइव करना है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि यूनिट नंबर 3 एंड 4 के अंदर पढ़ना है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि यूनिट नंबर 3 एंड 4 पहले यूनिट नंबर 4 के नाम से प्रीवियस सिलेबस के अंदर में था, उसी यूनिट नंबर 4 को 3 और 4 मतलब डिवाइड करके आपको इस बार सिलेबस में दिया है। तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा अपने वीडियो के अंदर में तो मैं इसको यूनिट नंबर 4 लेके चलूंगा। मतलब जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर भी हेडिंग लिखा होगा यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 का मतलब है 3 4 दोनों, 3 एंड 4 दोनों, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है जो आपको इस सेमेस्टर के अंदर में पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो यूनिट नंबर 4 है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर 2 के अंदर में। इसी से 90% की मैं बात कर रहा हूँ, 90% न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। 10% न्यूमेरिकल हो सकता है इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम से आए। अच्छा, अगर मार्क्सिंग की मैं बात करूँ तो जो पहले तक होता था, तो कम से कम ये जो यूनिट नंबर 3 एंड 4 है ना, इससे कम से कम 50% पेपर इसी से बनेगा। मतलब अगर मान लो 75 मार्क्स, जैसे कि इस बार 90 मार्क्स का पेपर हुआ था आप लोगों का, तो 90 में से 45 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो यूनिट नंबर 3 एंड 4 से आएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही आगे जाके काम देगा आपको। मतलब सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में जब मैक्रो पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल का, तो वहां पे भी इसका यूज होगा। तो हम लोग यूनिट नंबर 3 एंड 4 को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। चलिए, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो यूनिट नंबर 3 एंड 4, मतलब बेसिकली मैं पहले स्टार्ट करूंगा इसको पढ़ाना। पहले मैं यूनिट नंबर 3 एंड 4 को कंप्लीट करूंगा, फिर हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 1, उसके बाद 2। ओके, चलिए। तो अब अगर आपने इनरोल कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए, शुरुआत से पढ़िए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 एंड 4। मैंने बोला आपको यूनिट नंबर 3 एंड 4 को मैं मिलाकर सिर्फ 4 ही बोलूंगा। तो यूनिट नंबर 4 के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4।
और इसके अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जीडीपी वर्ड से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी वर्ड से स्टार्ट करना बड़ा ही शुभ होता है। जीडीपी क्या होता है आप सभी को पता होगा, सब अपने मन में फुल फॉर्म बोल रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है द मार्केट वैल्यू, the market value of all final goods and services, of all final goods and services produces within a country border within a country border of an economy in an accounting year, or you can say fiscal year। सभी को पता है इसका मतलब? The market value of all final goods and services produces within a country border of an economy in given period of time, or you can say in an accounting year or in fiscal year, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तो होता है जीडीपी का मतलब, ठीक है। अब ये आपने क्लास 12 में पढ़ा है नेशनल इनकम के अंदर। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने का आपने 3 मेथड पढ़ा होगा। कौन कौन से मेथड पढ़ा होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। याद आ रहा है? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जीडीपी के अंदर में ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड की। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में आपने क्या पढ़ा होगा कि 3 चीजों को आप जोड़ते होंगे। क्या सब? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय, सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर वगैरह को कंसीडर करते हैं, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, ये सभी चीज़ों को। इसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को कंसीडर करते हैं बेसिकली। और थर्ड वन इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्टियरी सेक्टर, जिसके अंदर आप सर्विस को बेसिकली कंसीडर करते होंगे। इन तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्टियरी सेक्टर, तो हमारे पास क्या आता है? जीडीपी। क्या आता है? जीडीपी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्टियरी सेक्टर से, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो मैं इसको बेसिकली सप्लाई साइड कंसीडर करता हूँ। क्या? सप्लाई साइड। ये क्या है? सप्लाई साइड। सिमिलरली अब एक मेथड क्या बताया मैंने आपको? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम लोग क्या करते थे? जीडीपी को कैलकुलेट करते थे। अब एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करने के 4 कंपोनेंट्स, उसमें हम लोग 4 कंपोनेंट को कंसीडर करते थे। क्या सब? तो पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कौन करता होगा? इसको मैं लिखता हूं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से क्या होता होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आ गया हाउस होल्ड सेक्टर। इसके बाद आपने पढ़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये किसके अंदर आएगा? बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर। इसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ये किसके अंदर आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके बाद आप लास्ट वन क्या था? नेट एक्सपोर्ट, जिसको मैं कंसीडर करता हूं फॉरेन सेक्टर के अंदर, फॉरेन सेक्टर। और इन सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहां से भी आता है जीडीपी। और ये कौन सा साइड दिख रहा है आपको? डिमांड साइड, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। ये क्या है? डिमांड साइड।
ये सप्लाई साइड, ये डिमांड साइड। अब बच्चों के माइंड में आता है कि सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितना सामान बना, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना बिका ही ना हो। तो जब ग्रॉस बेसिकली जो बिजनेस सेक्टर के अंदर हम लोगों ने लिया था ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होता था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम कैलकुलेट करते थे ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस में चेंज इन स्टॉक, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हालांकि ये चीज़ें हमें इस यूनिट में पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवा रहा हूँ कि व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस इन क्लास 12 बेसिकली। अब आगे देखो, तो ये आ गया सप्लाई साइड, ये आ गया डिमांड साइड। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स सप्लाई साइड को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। और डिमांड साइड को हम लोग कंसिडर करते हैं कीनेसियन थ्योरी, कीनेसियन थ्योरी। और हमें इन्हीं दो थ्योरीज के बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। समझ में आ गया? डिमांड साइड को कीनेसियन थ्योरी, सप्लाई साइड को क्लासिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कीनेसियन थ्योरी से। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। ओके, चलो, तो कीनेसियन थ्योरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिमांड साइड को कंसीडर करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मॉडल होते हैं, अगर मैं आप लोग अगर सामने बैठे होते तो मैं आप लोगों से पूछता कि ये बताओ कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मॉडल होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट का जो आंसर होता वो होता 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, किसी का होता 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, कोई बोलता 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से इकोनॉमी में हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कीनेसियन अप्रोच, कीनेसियन अप्रोच। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर को कंसीडर करते हैं एंड बिजनेस सेक्टर को कंसीडर करते हैं। ये आया हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। इसके अंदर अजम्पशन लगी होती है क्या, तो नो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा और फॉरेन सेक्टर भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 0 होगा और हम फॉरेन से ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। ये एक अजम्पशन लगी होती है। ये आ गया आपके पास 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। सिमिलरली एक क्या होता है हमारे पास, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। इसके अंदर में हाउस होल्ड सेक्टर आता है, बिजनेस सेक्टर आता है, साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है। क्या आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे हो रहा होता है, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे क्या अजम्पशन रहता है कि फॉरेन सेक्टर नहीं है। और एक क्या होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। इसके अंदर में बेसिकली हम लोग ओपन इकोनॉमी को लेके चलते हैं। ओपन इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड सेक्टर भी है, बिजनेस सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और फॉरेन सेक्टर मतलब अब जो है बाहर से भी लोग खरीद बिक्री हो रहा है, मतलब हम लोग भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन इकोनॉमी, जो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। हमारे सेमेस्टर 2 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बाहर का काम नहीं हो रहा। क्लोज्ड इकोनॉमी में हम 3 सेक्टर की बात करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर का। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसका कोर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में आपने पढ़ा है मैक्रो में हल्का सा, बट फिर भी रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 सेक्टर मॉडल के बारे में, 2 सेक्टर मॉडल के बारे में, ठीक है ना। तो कीनेसियन अप्रोच के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल की। और 2 सेक्टर मॉडल में क्या क्या आता है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास आया हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड
सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर की मैं बात करूं तो हाउस होल्ड सेक्टर से अगर मैं बोलता हूं कि आप कहां पे एक्सपेंडिचर करते हो, तो ये क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या होता है ये, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही तो करता है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। ओके, यहां पे इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ओनली इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन ध्यान रखना ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में। जैसे ही थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होगा तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह भी होगा, गवर्नमेंट का सब्सिडीज वगैरह भी होगा, तो वहां पे कंजम्पशन इनकम का बस फंक्शन नहीं रहेगा, कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन होगा। सिंस इन टू सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम ओनली। समझ में आ गया। अब कंजम्पशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोनोमस और एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग सी बार से डिनोट करते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन को हम लोग सी प्राइम वाई से डिनोट करते हैं। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, वो कंजम्पशन जो कि इनकम पे डिपेंड ना करता हो, विच इज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज हो सकता है ड्यू टू अदर फैक्टर, लेकिन इनकम के चेंज होने पे जो कंजम्पशन चेंज ना हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आ गया। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है, वो कंजम्पशन जो कि इनकम पे डिपेंड करता हो। समझ में आ गया। इनकम के चेंज होने पे वो कंजम्पशन भी चेंज होगा। यहाँ पे जो सी प्राइम है, सी प्राइम इज नथिंग बट MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आ गया। सी प्राइम इज नथिंग बट MPC। और इसके अंदर अच्छा, ऑटोनोमस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस ऑटोनोमस कंजम्पशन को एक्सोजीनियस कंजम्पशन भी बोला जाता है, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को एंडोजीनियस कंजम्पशन बोला जाता है। एंडोजीनियस। ओके, चलो किनीशियंस में अंदर किनीशियन अप्रोच जो सी प्राइम है, मतलब सेमेस्टर 2 की मैं बात कर रहा हूं, सी प्राइम को कांस्टेंट माना गया है किनीशियन के अंदर। बस सेमेस्टर 2 के अंदर किनीशियन अप्रोच में सी प्राइम को कांस्टेंट माना गया है। अच्छा, सी प्राइम MPC है, तो थोड़ा सा बताओ कि सी प्राइम की जो डोमेन होगी वो क्या होगी। बेसिकली सी प्राइम किसके बीच में लाई करेगा, याद करो क्लास 12। सी प्राइम 0 से बड़ा और लेस देन 1 होगा, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। MPC या तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, और एक्सेप्शनल केस में कभी कभी ये इक्वल टू 0 भी होता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है एक्सेप्शनल केस में। नॉर्मली सी प्राइम 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और ये क्या है, सी प्राइम वाई, मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ इनकम, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो कंजम्पशन को हम लोग दो फर्दर डिवाइड में बात कर रहे हैं, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस को हम एंडोजीनियस भी बोलते हैं और इंड्यूस्ड को ऑटोनोमस को एक्सोजीनियस भी बोलते हैं एंड इंड्यूस्ड को एंडोजीनियस भी बोलते हैं। ऑटोनोमस इज नथिंग बट अ कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। ध्यान रखना, कभी भी इसको कांस्टेंट मत बोलना, ये किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये किसी और ड्यू मतलब इनकम के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है। वो कंजम्पशन जो इनकम की वजह से चेंज ना हो, इनकम पे डिपेंड ना करता, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इंड्यूस्ड में
वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड करता हो, इनकम के चेंज होने पे मतलब कंजम्पशन चेंज होता हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और बेसिकली ना इनकम और इंड्यूस्ड कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ओके, अगर ये चीज़ इतना आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये बेसिक क्लास 12 का पार्ट था जो मैंने आपको बस रिकॉल करवाया है। ओके, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास, मैं इसको बस रब कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास जो कंजम्पशन आया वो क्या आया, कंजम्पशन इज नथिंग बट ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का या कंजम्पशन फंक्शन का, C इक्वल टू में C बार प्लस में C प्राइम इंटू वाई। ओके, चलो अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम पे देखा जाए, डायग्राम पे बिल्कुल बहुत सही तरीके से फोकस करना, डायग्राम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इको ऑनर्स कर रहे हो DU से। तो यहां पे मैंने लिया इनकम, यहां पे मैंने लिया कंजम्पशन। ओके, इसको मैं y लिख देता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, और क्लास 12 से आप इसको परिचित भी कर सकते हो, मिला भी सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। बेसिकली ये रहा कंजम्पशन और ये रहा हमारे पास इनकम। ये मैंने एक 45 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन लिया है। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये लाइन इन दोनों एक्सिस के इक्वालिटी को शो करता है। कहने का मतलब y इक्वल टू C, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, और इसकी स्लोप क्या होती है, 1 होती है। समझ में आ गया। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ, नॉर्मली बोलूँगा कि किसी को जैसे कि आओ कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करो, तो क्या करता है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट आएगा, ये इनकम रखता है और यहाँ पे कंजम्पशन रखता है, और डायरेक्ट ये रहा मतलब C बार से स्टार्ट करेगा। वो बोल देगा कि ये जो इंटरसेप्ट टर्म होगा C बार होगा, और वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन लेके करता है। ये है हमारे पास आ गया कंजम्पशन लाइन या कंजम्पशन का ड्राइंग, बेसिकली कंजम्पशन कर्व ये भी बोल सकते हो। कोई आता है, C हो गया, Y हो गया, ऐसे ले लिया, किसी भी तरीके से ड्रॉ करता है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब वो इंटरसेप्ट को में C बार को लेता है और सीधा लाइन ले लेता है। ये गलत है, ये दोनों डायग्राम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि आपको हमेशा कंजम्पशन कर्व जब भी बनाओगे तो आपको इक्वालिटी वाली लाइन बनानी है। क्यों बनानी है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि जो ये लाइन है इसकी स्लोप होगी 1, ये तो समझ में आ गया। इस फंक्शन को अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करूं तो इसमें m क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो यहां से कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होगा, ये c प्राइम इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। और आप सभी को पता है कि C प्राइम 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, इन्हीं के बीच में लाई करता है। और ये जो आपके पास लाइन है इसकी स्लोप क्या है, 1 है। तो आप सही हो, स्टार्ट तो होगा किसी C बार से, ऑटोनोमस कंजम्पशन से, लेकिन जो इसकी स्ट्रेट लाइन जो डायग्राम बनेगा वो इस लाइन से रिलेटिवली फ्लैटर बनेगा, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है और इसका स्लोप 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब 1 से छोटा होगा। और अगर स्लोप छोटा है तो डायग्राम रिलेटिवली फ्लैटर बनेगा। तो डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन फंक्शन। आप बोल सकते हो C बार प्लस में C प्राइम वाई, वेयर C प्राइम इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो ध्यान रखना डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, कभी भी रैंडमली कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ मत कर देना। ओके, अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम। अब समटाइम एक्सेप्शनल केस आ जाए, अगर मान लेते हैं C प्राइम इक्वल टू 0 हो जाए, जो MPC है वो 0 हो जाए, या MPC इक्वल टू 1 हो जाए, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये रफ डायग्राम है बेसिकली, डब आप इसको समझने के लिए बस देख सकते हो। और वैसे छोटा हल्का सा इसमें
चोट लगने के कारण जो डायग्राम है ना वो सही बन नहीं रहा। ये हमने y इक्वल टू सी का डायग्राम बनाया, ये भी y इक्वल टू सी का डायग्राम बना लिया, ठीक है, जो कि इक्वालिटी शो कर रही है दोनों ही एक्सिस की। एक लिया हमने क्या कि सी प्राइम जब जीरो, सी प्राइम जीरो का बेसिकली मतलब क्या है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है तो कंजम्पशन फंक्शन ये स्टार्ट तो होगा सी बार से, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास आ गया कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ व्हेन सी प्राइम इक्वल टू जीरो हो। और अगर सी प्राइम इक्वल टू वन होता है तो ये केस लेके चलते सी प्राइम इक्वल टू वन, मतलब अगर कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप वन होता है तो वो दोबारा सी बार से स्टार्ट तो होगा, ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है कंपोनेंट है इससे स्टार्ट तो होगा, लेकिन वो इस बार इस लाइन के पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल आपस में। दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन फंक्शन सी बार प्लस में सी प्राइम वाई। तो ये दो अलग अलग केस में हमने क्या बनाया है, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बनाया है। नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम ये बनेगा अगर हमारा जो स्लोप है सी प्राइम जो है वो इक्वल टू वन होता है तो ये डायग्राम बनेगा, और इक्वल टू जीरो होता है तो ये डायग्राम बनेगा। आई होप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको समझ में अच्छे से आया हो, कंजम्पशन फंक्शन का जो ये इक्वेशन आया वो समझ में आया हो, और डायग्राम जो आया वो समझ में आया। तो ये तो बात होगी हाउस होल्ड सेक्टर की कि हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ खर्च करेगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, और उसके क्या सब कंपोनेंट्स है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो बिजनेस सेक्टर की। तो अगर मैं बिजनेस सेक्टर की बात करूँ तो उसका बिजनेस सेक्टर का एक्सपेंडिचर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिसने भी बोला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब बात किसकी करते हैं, बिजनेस सेक्टर की। ये पहला सेक्टर हो गया, ये दूसरा बिजनेस सेक्टर, ठीक है, बिजनेस सेक्टर की। चलो, तो बिजनेस सेक्टर में जब मैं बात करता हूँ बिजनेस सेक्टर में एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग, तो ये लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको हम लोग आई बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारे किनीशियन अप्रोच में, किनीशियन का असम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। तो यहाँ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होगा अंडर किनीशियन अप्रोच। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। तो अब नॉर्मल इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इनकम, इन्वेस्टमेंट, और ये रहा इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। ये सिंपल, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। अब चाहो तो लाइन ऑफ इक्वालिटी ड्रॉ कर सकते हो वाई और आई का, सिंपल सा। तो ये आ गया आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडर किनीशियन अप्रोच। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, वो इन्वेस्टमेंट जो कि फंक्शन ऑफ इनकम नहीं हो, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है। तो ध्यान से रखना, ऑटोनोमस कंपोनेंट का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये होगा, वो कंपोनेंट जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। चलिए, तो जब अब हम लोग बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल में, तो टू सेक्टर मॉडल क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को कंसीडर करेंगे और बिजनेस सेक्टर को कंसीडर करेंगे। ये समझ में आ गया। अब फाइनली हम लोग आते हैं टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर में। ये बोला कि हम हाउस होल्ड सेक्टर को कंसीडर करते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, जिसको मैं सी से डिनोट कर दिया। फिर बोलता मैं एक बिजनेस सेक्टर को भी कंसीडर करता हूं, और बिजनेस सेक्टर क्या एक्सपेंडिचर करता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। और इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड, नहीं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। आई होप आप सभी ने सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड पढ़ा है क्लास 12 में, और अभी भी आपको कई सारे बुक में मिलेगा, लेकिन आप इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से समझिए कि सी प्लस आई इज नथिंग बट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। आप एग्रीगेट डिमांड भी लिखोगे तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी गलत नहीं करेगा, बट आगे चल के कुछ चीज़ों में रिलेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए फ्रॉम माय ओपिनियन आप इसको अभी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से ही समझ के चलो, ओके। तो सी प्लस आई हमारे पास क्या आ गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वेयर सी इज नथिंग बट
सी बार प्लस में सी प्राइम वाई, और इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट आई बार। किनीशियन का अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होगा। फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट सी बार प्लस में आई बार, ऑटोनोमस कंपोनेंट को एक जगह रख लिए, प्लस में सी प्राइम वाई। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ए बार इज नथिंग बट इस ऑटोनोमस कंपोनेंट को एक साथ एक ए बार से डिनोट कर रहे हैं, प्लस में सी प्राइम वाई। ये आपके पास आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, सी प्राइम। स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सी प्राइम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का भी स्लोप क्या होगा, सी प्राइम ही होगा। अब इसको अगर थोड़ा सा डायग्राम पे देखा जाए, ये आ गया आपके पास इनकम, ये आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आ गया इक्वालिटी का लाइन विच इज नथिंग बट y इक्वल टू ए ई। आप सभी को पता है कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम कैसे सी बार से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन फंक्शन विच इज सी बार प्लस में सी प्राइम वाई। ठीक है, अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट जुड़ेगा जो कि है इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस है, तो एक एक्स्ट्रा ऑटोनोमस कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो ये इसका जो मतलब बेसिकली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो इंटरसेप्ट वाला टर्म होगा वो होगा ए बार। समझ में आया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट अ सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम तो हमने बना लिया। अब एग्रीगेट की एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करूंगा तो इसके साथ एक नया कंपोनेंट जुड़ेगा जो कि है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और अंडर केनीशियन अप्रोच इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। तो एक ऑटोनोमस कंपोनेंट ऐड होगा, और ऑटोनोमस कंपोनेंट ऐड होने के बाद जो अब इंटरसेप्ट टर्म होगा वो चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब इंटरसेप्ट टर्म हमारा क्या आएगा, ए बार आएगा, जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि सी बार में प्लस हुआ है क्या, आई बार। तो यहां से स्टार्ट होगा, और जो कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप था सी प्राइम, वही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का भी स्लोप है सी प्राइम। तो जो हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनेगा वो इसी के पैरेलल बनेगा, विच इज नथिंग बट ए ई। ये आ गया हमारे पास डायग्राम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, जहाँ पे कंजम्पशन बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन दोनों के स्लोप बराबर है। डेट्स वाई दोनों के जो डायग्राम वो पैरेलल है आपस में। समझ में आ गया? इंटरसेप्ट टर्म अलग है क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर एक नया कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपके पास था टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तक की कहानी। अब हम लोग इसके बाद क्या आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं इस चीज को रब करता हूं। इन टू सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, व्हेन एग्रीगेट आउटपुट बराबर हो किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है, इकोनॉमी में आपने क्या बनाया, आपने इकोनॉमी में टोटल कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट आउटपुट, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग वाई से। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ए ई। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। तो y रह गया हमारे पास, ए ई क्या है, ए इज नथिंग बट सी प्लस आई, y बराबर c इज नथिंग बट कंजम्पशन फंक्शन जो कि क्या होता है सी बार प्लस में सी प्राइम y, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कि यहाँ पे क्या है बेसिकली ऑटोनोमस है। तो आई बार y इक्वल टू सी बार प्लस में आई बार प्लस में सी प्राइम y, और y इक्वल टू इसको मैंने a बार रखा, इसको c प्राइम y रखा। और जब आप c प्राइम y को इस साइड लेके आओगे, मतलब y माइनस सी प्राइम y इक्वल टू a बार आ गया, और y जब कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा a बार अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। y इक्वल मतलब ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकला, y इक्वल टू ए बार अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम, वेयर सी प्राइम इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और यू कैन से स्लोप ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और यू कैन से एमपीसी, तीनों नाम ले सकते हो। तो ये तो आ गया एग्रीगेट इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो, इक्वल हो। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा डायग्राम। ये इनकम और ये आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आ गया y इक्वल टू ए, एक 45 डिग्री का मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। ये आया मेरे पास क्या, ए बार से स्टार्ट हो रहा है वो इंटरसेप्ट टर्म, तो ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा डायग्राम है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का डायग्राम है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहां पे ये कंडीशन फुलफिल हो, जहां पे एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर हो। क्या बताओ, यहां पे इससे पीछे और इससे आगे क्या एग्रीगेट आउटपुट और ये इनकम बराबर है, सॉरी एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर है, नहीं है। जब आप इस लाइन इस पॉइंट से आगे जाओगे तो इस पॉइंट से आगे आपको क्या दिखेगा कि जो एग्रीगेट आउटपुट है ना वो बड़ा है किससे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, समझ में आ गया। जब इस पॉइंट से पीछे आओगे तो आपको क्या दिखेगा, जो एग्रीगेट आउटपुट है वो कम है किससे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। ओनली दिस पॉइंट इज फुलफिल द कंडीशन ऑफ दिस एग्रीगेट आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 और इस पॉइंट से जो हमारे पास आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इससे पीछे जो हमारा एग्रीगेट आउटपुट है वो कम है किससे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। इससे आगे एग्रीगेट आउटपुट ज़्यादा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट बराबर हो किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो ओनली इस पॉइंट पे एग्रीगेट आउटपुट बराबर होगा किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो ये इसका डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। अब आगे इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर कुछ केसेस बना के चलते हैं। सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से कम होता है तो क्या होगा, पहला केस तो ये, और दूसरा केस ये कि अगर एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, समझ में आया। इसको करने से पहले एक टर्म होता है हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ अनप्लान्ड इन्वेंट्री, अनप्लान्ड इन्वेंट्री जिसको हम लोग डिनोट करते हैं IU से, IU से इसको डिनोट किया जाता है अनप्लान्ड इन्वेंट्री, ठीक है। अब अनप्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है, तो एग्रीगेट आउटपुट माइनस में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये है हमारे पास अनप्लान्ड इन्वेंट्री का फॉर्मूला। IU इज नथिंग बट Y माइनस AE, समझ में आ गया। चलो, अगर आपका जो IU है, ये जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री है, अगर ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का कहने का मतलब एग्रीगेट आउटपुट ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, समझ में आया। एग्रीगेट आउटपुट ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, कम है। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अनप्लान्ड। अगर आपका अनप्लान्ड इन्वेंट्री ये IU पॉजिटिव आता है, इसको बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब इकोनॉमी में सामान तो बन गया, एग्रीगेट आउटपुट तो बहुत ज़्यादा है, बट लेने वाले कम पड़ गए, तो कुछ ऐसा सामान मेरे पास बच गया स्टॉक में जो कि मैंने प्लान नहीं किया था। मुझे जब मैं कोई भी प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं क्यों करता हूँ कि मेरे सामान बिक जाएंगे, इतना मार्केट में डिमांड होगा और ये सामान चला जाएगा। अब मैंने प्रोडक्शन कर दिया बट सामान कुछ ही बिका और कुछ बच गया, तो जो बच गया वो मेरा क्या है, अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मेरा IU पॉजिटिव आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और अगर हमारा, मैं इस जगह पे लिखूँ, अगर हमारा IU निगेटिव आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री
डिसइन्वेस्टमेंट, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया कि जो मैंने सामान बनाया उससे ज़्यादा मार्केट में बेसिकली डिमांड आ चुका है, लोग ज़्यादा कंजम्पशन करना चालू कर दिए, तो वहाँ पे मेरे पास बेसिकली कुछ ऐसे जो पहले प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। दैट्स वाई इसको बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेसिकली जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया है। बेसिकली कुछ इस तरीके से समझो, निगेटिव कब आएगा इस केस में, मान लेते हैं वाई हमारे पास था 1000, मतलब एग्रीगेट आउटपुट 1000, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया 1200 का, कुछ इस तरीके, डिमांड हो गया 1200 का। तो कहने का मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जो एग्रीगेट आउटपुट है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से कम है, तो y माइनस ए क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और y माइनस ए अगर निगेटिव आता है तो अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा था, बेसिकली 200 से 200 से डिमांड ज़्यादा था, बट हम 200 का जो इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए वो नहीं हो पाया। दैट्स वाई अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया। इसलिए इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट और इसको बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो कि इन्वेस्टमेंट हो चुका है लेकिन वो मार्केट में बिका नहीं, तो वो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हम लोग प्लान क्या करते हैं, जो सामान हमने बनाया है वो बिक जाए, और बना हुआ सामान अगर नहीं बिक रहा है तो मतलब वो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। प्लान कुछ और था लेकिन नहीं हो पाया वो चीज़। सिमिलरली यहाँ पे अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो कहने का मतलब मैंने जो सामान बनाया है ना, लेकिन मार्केट में उससे ज़्यादा डिमांड है, और मार्केट में अगर उससे ज़्यादा डिमांड है तो मतलब कुछ और मैं इन्वेस्ट कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए उसको बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर मार्केट में एग्रीगेट आउटपुट कम है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तब तो ये फुलफिल होगा ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर आ सकेगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा जिसके वजह से क्या होगा, लेबर बढ़ेगा। अगर लेबर बढ़ेगा तो जो लेबर को हम लोग वेज देते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पहले तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लो, उसके बाद वेज की बात करते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और जो लेबर बढ़ा जिसको हम वेज देंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, फैक्टर इनकम बढ़ेगा। फैक्टर इनकम बढ़ेगा, और फैक्टर इनकम बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ेगा, विच इज नथिंग बट मेरा एग्रीगेट आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो अगर एग्रीगेट आउटपुट अगर लेस देन होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से लेबर बढ़ेगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और उसकी वजह से फैक्टर इनकम बढ़ेंगे क्योंकि मैं वेजेस दूंगा आप लेबर को ज़्यादा, और उसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली वे में फिर y बढ़ेगा, और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक कि y बराबर AE ना हो जाए। सिमिलरली अगर एग्रीगेट आउटपुट ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, मतलब डिमांड मार्केट में कम है, तो आगे से मैं प्रोडक्शन को कम करूँगा, इसके लिए लेबर कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, लेबर कम हुआ, तो फैक्टर इनकम भी कम हुआ, क्योंकि अब वेज में कम दूंगा ना, तो फैक्टर इनकम भी कम होगा, और फैक्टर इनकम कम होगा मतलब फैक्टर इनकम इज द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। फैक्टर इनकम कम होगा तो जीडीपी भी कम होगा। तो कहने मतलब इनडायरेक्टली वे में वाई मेरा कम हो जाएगा। और कब तक होगा, वाई मेरा यहाँ पे वाई मेरा बढ़ जाएगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि वाई बराबर AE ना हो जाए। वाई बराबर क्या ना हो जाए, AE ना हो जाए। तो इधर से जब आएंगे तो वाई मेरा इधर की ओर शिफ्ट करेगा, और इधर है तो मेरा वाई इधर की ओर शिफ्ट करेगा, और ये जब तक y बराबर AE ना, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल ना कर ले। तो ये ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम पॉइंट अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल वेयर YE इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अनप्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है, समझ में आ गया, y माइनस AE। अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब मेरा जो y हो वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, AE से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। मैंने जितना सामान बनाया और जो मार्केट में जितना डिमांड है वो कम है, मेरे सामान जो मैंने बनाया तो वो बच गए हैं, तो वो मेरा वो इन्वेस्टमेंट हो गया जो मैंने प्लान नहीं किया था। तो इसलिए इसको बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और अगर मेरा कम हो गया, मतलब मैंने जितना सामान बनाया और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है,
तो अगर मैं मार्केट डिमांड को नहीं कवर कर पा रहा हूँ, बेसिकली अगर मान लेते हैं 200 रुपये से, मान लो मैं 1000 रुपये का सामान बनाया, मार्केट में 1200 का डिमांड है, तो अगर मैं 200 रुपये से कम हो रहा है, तो अगर मैं 200 का फिर एक्स्ट्रा सामान बना लेता, सिंपली सुनना, अगर मार्केट में 1200 रुपये का डिमांड है और मैंने सामान 1000 का बनाया है, तो अगर 200 रुपये का मैं एक्स्ट्रा बनाता तो वो 200 भी बिकते। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, डेट्स वाई अनप्लान्ड इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ये समझ में आ गया ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इसमें कहीं पे किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन तक। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लायर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब होता है चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन autonomous component of AE, मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो अल्फा इज नथिंग बट चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट। ये आ गया इसका फॉर्मूला, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, क्लास 12th में आपने मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, कि अल्फा इज नथिंग बट 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। 1 माइनस सी प्राइम इज नथिंग बट, सॉरी, सी प्राइम इज नथिंग बट एमपीसी। तो क्लास 12 में आपने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप सभी को पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशन बेसिकली ए बार अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं बोथ साइड, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए बार, तो ये क्या आएगा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन ए बार। वाई में चेंज आया, डी वाई अपॉन में डी वाई बाय डी ए बार भी लिख सकते हो, उसका मतलब इसका मतलब सेम ही है, बट मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डेल्टा का भी यूज़ किया है। तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम, और 1 अपॉन में 1 माइनस सी इज नथिंग बट 1 माइनस, बेसिकली सी प्राइम इज नथिंग बट एम पी सी। तो ये आपके पास देखो फॉर्मूला आ गया, कंपेयर कर लो। चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन ए बार इज नथिंग बट 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम, जिसको आप लोग सी प्राइम को एमपीसी बोलते हैं, जो कि आपने क्लास 12 में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है ध्यान से देखो। लेट अस सपोज आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है कुछ इस तरीके से 100 प्लस में 0.5 वाई, ये आ गया आपके पास कंजम्पशन फंक्शन, जहाँ पे सी प्राइम 0.5 है, मतलब एमपीसी 0.5 है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 500, ठीक है। अगर आपको यहाँ से आपको बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना हो तो कैसे करोगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, y बराबर ए बार अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। तो y बराबर ए बार क्या हो जाएगा, 100 मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो 100 प्लस 500 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम इज नथिंग बट 0.5। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 600 अपॉन में 0.5, तो ये आ गया 1200। तो ये क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मल्टीप्लायर बोलता है कि चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मार्क माय वर्ड, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ AE, ऑटोनोमस कंपोनेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ऑटोनोमस कंपोनेंट के कारण, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लायर। ये यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है, ये मेरे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यहाँ से हमने क्या निकाला, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाला। अब मैं बोलना यहाँ पे क्या हुआ, केस नंबर 1। अब केस 1 में क्या हो गया, बेसिकली ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट है ना वो चेंज हो गया। इन्वेस्टमेंट, अब जो न्यू इन्वेस्टमेंट है आई बार
स्टार में डाल देता हूँ, वो 700 हो गया। तो आई बार स्टार 700 का मतलब है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज होना, मतलब ऑटोनोमस कंपोनेंट एई का चेंज होना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जो मेरे पास नया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा वाई स्टार, वो क्या आएगा 100 मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 700 मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नया वाला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपॉन में 1 माइनस 0.5 विच इज़ नथिंग बट 800 अपॉन में 0.5 बराबर कितना आएगा 1600। तो यहाँ से आपके पास जो चेंज इन वाई आया, पुराना वाई कितना था 1200, नया वाई 1600। तो न्यू माइनस ओल्ड को हम लोग बोलते हैं चेंज, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आपके पास आया 400 का। तो चेंज इन वाई कितने का आया 400 का। और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लायर निकालना चाहें तो मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर इज नथिंग बट चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन ए बार। कितना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में कितना चेंज आया है 400 का। आई बार में कितना चेंज आया है 200 का, पहले 500 था अब 200 हो गया। तो यहाँ से क्या आया 2, इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं। ये आ गया अल्फा की वैल्यू। पता है इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर आपका ऑटोनोमस कंपोनेंट 1 यूनिट से बढ़ेगा तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में जो चेंज आएगा वो 2 टाइम्स से आएगा। देख लो ऑटोनोमस कंपोनेंट आपके 200 से बढ़ा तो आपका जो चेंज इन इनकम है, मतलब इनकम में जो चेंज आया वो 400 से आया। तो 200 इंटू में 2 400, 400 से आया। आप ऑटोनोमस जैसे इन्वेस्टमेंट चेंज करो या कुछ और चेंज करो, लेट अस सपोज एक बार लेके चलते हैं कि इस बार जो है ना, यहाँ पे करूँ मैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मान के चलते हैं कि जो सी बार है ना, सी बार हो गया बेसिकली अब जो नया कंजम्पशन फंक्शन, मान लो कंजम्पशन फंक्शन हो गया 300 प्लस में 0.5 हुआ है। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज हुआ है कितना से 200 से। और मान लेते हैं आई बार अभी भी 500 है। तो अब भी जब निकालोगे ना न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो क्या आएगा वाई स्टार इज नथिंग बट, अब यहाँ पे 300 कहलाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, 500 कहलाएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपॉन में 1 माइनस 0.5, तो अब भी आएगा 1600 ही। और यहाँ से भी जब आप चेंज इन वाई निकालोगे तो वो 400 का ही आएगा, 1600 माइनस में 1200। तो आप ऑटोनोमस कंजम्पशन को चेंज करो या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को चेंज करो, जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। समझ में आ गया। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ ए लिखते हैं। और इसका क्या मतलब है कि अगर आप 1 यूनिट से अपने ऑटोनोमस कंपोनेंट को चेंज करते हो तो आपका जो इनकम होगा वो 2 टाइम्स से चेंज होगा। आपने 200 से चेंज किया ऑटोनोमस कंपोनेंट तो आपका इनकम 400 से चेंज हो रहा है, 200 इंटू में 2 400 से चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास मल्टीप्लायर का सिस्टम है, किस तरीके से बेसिकली वर्क करते, कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ देखना, क्या ये तो हमें समझ में आ गया एक चीज़ कि अल्फा इज नथिंग बट 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम, 1 माइनस सी प्राइम इज नथिंग बट एमपीसी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशनशिप है। तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि देयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू सी प्राइम। तो यहाँ पे क्या आएगा चेंज इन अल्फा, मैं लिख दूँ यहाँ पर डी अल्फा बाय डी सी प्राइम, जो कि आएगा -1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम का स्क्वायर। और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली -1 विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। सी प्राइम 0 और 0 से छोटा होता है, सॉरी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो 1 माइनस ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और वैसे भी इसके साथ स्क्वायर टर्म है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ऊपर भी पॉजिटिव है तो ये क्या है ग्रेटर देन 0। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो इनके और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कहने का मतलब जितना बड़ा एमपीसी होगा उतना मल्टीप्लायर होगा। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ाओगे चेंज इन इनकम उतना ज़्यादा बढ़ेगा, मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो ये रिलेशनशिप होता है। तो आप लिख लेना देयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा डायग्राम पे मैं प्रूफ करूं, ध्यान से देखना डायग्राम में क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा इनकम, ये रहा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये y बराबर ए ई एक 45 डिग्री लाइन है, सॉरी 45 डिग्री एंगल एक लाइन है जो कि इन दोनों की इक्वालिटी को शो करता है। यहां से मेरा ए बार स्टार्ट है, ये मेरा ए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ए ई नॉट जो कि है बेसिकली ए बार प्लस में सी नॉट प्राइम वाई, ए बार प्लस में सी नॉट प्राइम वाई, ध्यान से सुनना, ए बार प्लस में सी नॉट प्राइम वाई। ओके, तो कहने का मतलब इसका स्लोप क्या है, सी नॉट है। स्लोप क्या है, सॉरी प्राइम सी नॉट, इसको सी प्राइम बोलते हैं बेसिकली, पढ़ा जाता है सी प्राइम करके, तो मैं सी भी बोल दूं तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का ए ई जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ए ई नॉट का जो स्लोप है वो क्या है, सी प्राइम नॉट है बेसिकली। अब मैं एक और दिखाता हूं, ये हमारे पास आ गया ए ई वन विच इज नथिंग बट ए बार प्लस में सी प्राइम वन इंटू में वाई। साहब ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी नॉट जो है ना, सी प्राइम नॉट जो है वो लेस देन है सी प्राइम वन से, सी प्राइम नॉट लेस देन है सी प्राइम वन से, और सी प्राइम नॉट और सी प्राइम वन इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ ए ई नॉट एंड ए ई वन। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो रिलेटिवली स्टीपर बनेगा, इसलिए ए ई वन जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वन है वो रिलेटिवली स्टीपर बना है, किससे, ए ई नॉट से। तो यहाँ तक पहले समझ लो, मैंने दो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डायग्राम ड्रॉ किया है, एक ए ई नॉट एक ए ई वन। ए ई नॉट में मैंने सी प्राइम को छोटा रखा है और ए ई वन में मैंने सी प्राइम वन को बड़ा रखा है बेसिकली। ए ई नॉट में इसकी स्लोप मैंने छोटी रखी है जिसको मैंने सी प्राइम नॉट से डिनोट किया है, और ए ई वन में मैंने इसका स्लोप ज़्यादा रखा है जो कि मैंने सी प्राइम वन से डिनोट किया है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सी प्राइम नॉट इज लेस देन सी प्राइम वन। तो ये दो डायग्राम हमारे पास आ गया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालूँ ए ई नॉट से, तो ये आएगा इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे ए ई नॉट और एग्रीगेट आउटपुट y दोनों बराबर है, तो E1 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ व्हाट, ए ई नॉट एंड एग्रीगेट आउटपुट का, बेसिकली इस वाले कर्व का, ठीक है। और यहां से E1 ये क्या आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसको मैं YE1 डाल देता हूँ, ये YE नॉट हो गया, ये YE1 डाल देता हूँ। इसी तरीके से तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालते हैं ना। ये सीधा तो डायग्राम मैंने लिखा है ना, ये सॉरी ये सीधा नहीं लग रहा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये आ गया YE1, ये आ गया YE नॉट। एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहाँ पे दो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनाया है, एक ए ई नॉट एक ए ई वन। ए ई नॉट में जो स्लोप है वो रिलेटिवली कम है इन कंपेयर टू ए ई वन के, दैट्स वाई ए ई वन का जो डायग्राम है वो रिलेटिवली स्टीपर बना है ए ई नॉट के। सिंपल सा ये है, समझ में आ गया। तो ए ई नॉट से हमारे पास ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया और ए ई वन से हमारे पास ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब हमारे ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आ गया, ऑटोनोमस कंपोनेंट में क्या आ गया, चेंज आ गया।
तो अब जो मेरा नया ए बार बेसिकली बनेगा वो यहाँ लेटर सपोज ये बनेगा, इसको मैं लिख देता हूँ ए बार स्टार इस तरीके से। और इस जो ये जो बेसिकली डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट चेंज इन ए बार। तो ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आया। अब देखते हैं कि ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आने से क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आया है, तो ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आया भी है तो जो मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो उसका इंटरसेप्ट जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस कंपोनेंट बस चेंज हुआ है। तो जो ए ई नॉट का डायग्राम बनेगा वो ए बार स्टार से स्टार्ट होगा लेकिन इसके पैरेलल ही रहेगा। दैट्स व्हाई मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ ग्रीन मार्कर से, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से ये है ए ई नॉट डैश, जिसका स्लोप क्या जो कि क्या बेसिकली होगा, ए बार स्टार प्लस में सी प्राइम नॉट वाई। दोबारा सुनना, जो नया ए ई बेसिकली ए ई नॉट डैश बनेगा उसका इंटरसेप्ट तो चेंज होगा क्योंकि ए बार में चेंज आया है, लेकिन स्लोप तो सेम रहेगा। और स्लोप अगर सेम रहता है तो जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वो इसके पैरेलल ही बनेगा। तो दैट्स वाई मैंने ए ई नॉट डैश जो बनाया है इसके पैरेलल बनाया है। समझ में आ गया। अब नया चीज़, अब सिंपली जो मेरा ए ई वन है इसका भी जो इंटरसेप्ट है वो तो चेंज होगा, वो ए बार स्टार होगा लेकिन स्लोप सेम रहेगा तो वो इसके पैरेलल रहेगा। तो इसके पैरेलल के लिए मैंने ये कर दिया ए ई डैश, जो कि है ए बार स्टार प्लस में सी प्राइम वाई इंटू में वाई। अब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ए ई नॉट डैश का जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट जिसको मैं ई नॉट डैश से डिनोट कर रहा हूं, जो कि ये आ रहा है रेड कलर से, वाई ई नॉट डैश। समझ में आ गया। और जो ए ई वन डैश से जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट आएगा वो ये आएगा, ये वाला पॉइंट जिसको मैं ई वन डैश से डिनोट कर रहा हूं। और ये कुछ इस तरीके से नीचे आएगा वाई ई वन डैश। अब ध्यान से सुनना, मैंने डायग्राम तो बनाया है। अब मैंने क्या बोल रहा हूं कि जो सी नॉट था और जो सी प्राइम नॉट एंड सी प्राइम वन, तो सी प्राइम नॉट छोटा है सी प्राइम वन से, तो जो ए ई नॉट का स्लोप है वो ए ई वन से छोटा है। जब ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आया तो हमारा ए ई नॉट है वो भी चेंज हुआ है। ऑटोनोमस कंपोनेंट के चेंज होने से ए ई नॉट भी चेंज हो गया, जो कि ए ई नॉट ए ई नॉट डैश हो चुका है। और ए ई नॉट डैश होने के बाद हमारे इक्विलिब्रियम में, मतलब चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में भी चेंज आया है। वो क्या आया है, ध्यान से देखना, वो कुछ ये वाला एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज नथिंग बट चेंज इन वाई। जब सी प्राइम नॉट हो, बेसिकली चेंज इन वाई, इसको स्मॉल लेके चलो, चेंज इन वाई। अब ध्यान से देखना, पहले क्या था, ए ई वन था, अब ए ई वन में भी ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज आया है। तो अब हमारे पास ए ई वन डैश आया है। तो पहले इक्विलिब्रियम लेवल था बेसिकली वाई ई वन, अब इक्विलिब्रियम लेवल है वाई ई वन डैश। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज आया वो ये आया है। तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा तो जो चेंज इन इनकम है ना वो इसका ज़्यादा है इन कंपेयर टू दिस। ए ई नॉट में जो चेंज आया है और ए ई वन में जो चेंज आया है, तो ए ई वन में चेंज ज़्यादा आया है इन कंपेयर टू ए ई नॉट में। ये इसलिए आया है क्योंकि ए ई नॉट का जो स्लोप है वो कम है इन कंपेयर टू ए ई वन से। स्लोप इज नथिंग बट सी प्राइम इज नथिंग बट एम पी सी। तो एम पी सी और चेंज इन इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अल्फा में डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जितना बड़ा एम पी सी होगा चेंज उतना ही बड़ा आएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। उसी चीज़ को डायग्रामेटिकली हमने प्रूफ किया है कि जितना बड़ा आपका बेसिकली एमपीसी होगा, यहाँ पे सी प्राइम वन बड़ा था तो ए ई वन में जब चेंज इन जो इनकम आया ए ई वन के थ्रू वो ज़्यादा आया है इन कंपेयर टू ए ई नॉट वाला। समझ में आया। तो ये मैं बस एक्सप्लेन करना चाहता था कि जितना बड़ा आपका सी प्राइम एमपीसी होगा उतना ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा आपके इनकम में।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लायर। और अगर किसी को इस डायग्राम में कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हमारी तरफ से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को तैयार करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।